अच्छा ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के मार्क्स देखें तो 13 है, लिखा हुआ है प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट, प्रिपेयर। अच्छा इसमें भी आप देखें कि उसने कहा व्हीकल अकाउंट आपने बनाना है, और ऊपर अगर आप देखें तो आपको अक्यूमुलेटेड डेप्शन का लेजर और व्हीकल डिस्पोजल का लेजर बनाकर देते हैं। इसका मतलब है तीन लेजर्स का एक दूसरे के साथ लिंक होता है, तीन लेजर्स का एक दूसरे के साथ लिंक होता है। कैसे का लिंक होता है कि जैसे आपने एसेट बेचा, वो दो जगह पे आ रहा होता है, एक आ रहा होता है एसेट के अंदर एंट्री होती है ना, डिस्पोजल डेबिट पीपी क्रेडिट, इसका मतलब है डिस्पोजल के लेजर में भी होता है, पीपी के लेजर में भी होता है। फिर डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दो लेजर के अंदर होती है, एक वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में भी होती है, एक वो डिस्पोजल के लेजर में भी होती है। तो इन तीनों लेजर्स का आपस में लिंक होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे उसने हमें दो लेजर बनाकर दे दिए, तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां से पिक करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन हल करके कर लेंगे, और बाकी जैसे क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करूं, वो भी ऐसा ही है, वो भी तीनों लेजर्स का लिंक है, उन तीनों लेजर से आपने एक इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। तो यहां पर देखें, कहता है नवीद एंटरप्राइज कॉमर्स बिजनेस 1 जुलाई 2009, 1 जुलाई 2000, बस कॉन्सेप्चुअल काम करना है हमने। सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 एंड 12, मतलब हमारा ईयर एंड जून है। कहता है जी पहली बात, किसका लेजर बना दिया, 1/7/2010, ये कैरिड ऑन नहीं ब्रॉड ऑन है, 1360000, 1/7/2010। बिजनेस कब शुरू हुआ था, 1/7/2009 को, मतलब एक साल गुजर चुका है, एक साल इंफॉर्मेशन मिली इसको देख के। 1/7/9 को बिजनेस शुरू किया और ब्रॉड ऑन गिवन है 1/7/10 का। इसका मतलब है ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये एक साल पिछले की है, उससे पहले तो बिजनेस ही नहीं था। फिर जून 2011 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी उसने बता दी, जो एसेट बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दी, और कैरिड ऑन भी बता दिया, और एक साल पूरा हो गया हमारा ये, ठीक है। फिर पिछले साल का कैरिड ऑन, अगले साल का ब्रॉड ऑन बनाया, अगले साल की उसने डेप्रिसिएशन बनाई, फिर अगले साल के डिस्पोजल की, और फिर कैरिड ऑन। मतलब जो आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेजर बनाते हो उसने खुद बनाकर दे दिया। और उसके बाद व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। अब यहां पर देखें, जो एसेट बेचा उसने उसकी कॉस्ट, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका कैश, उसका एसओपीएल, है ना वही सारी चीजें। फिर इसी तरह अगले डिस्पोजल की बात, और हमें कहता है कि एक मिसिंग है लेजर, वो हमें बना दें, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देता है। कहता है फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल। लेजर कितने सालों के, 2 सालों के। कहता है डेप्रिसिएशन है 20%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन 1/7/10 रिप्रेजेंट डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर, कहता है पिछले पूरे साल की डेप्रिसिएशन। और कहता है 2 व्हीकल वर परचेज्ड ऑन 1 नवंबर 2010, 1 सितंबर 2011। एक एसेट हमने पिछले साल खरीदा, एक एसेट हमने अगले साल खरीदा, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं बताई। पूरा सवाल का बेड़ा गर्क इस सेंटेंस से हो गया। एडिशन है, क्या कहता है, 2 व्हीकल परचेज्ड, लेकिन कॉस्ट नहीं बताई। हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक हिंट है, वो क्या है, अपने ऊपर एतमाद। वो ये कि हमें कोई एक वैल्यू भी बता दी जाए ना, तो हम कोई लिंक बना के वैल्यू फाइंड कर लें। अब हम वो लिंक बनाना सीखना है हमने अगले 1-2 दिन के अंदर। क्वेश्चन में जाते हैं। उसने कहा जी व्हीकल का लेजर बनाओ, व्हीकल अकाउंट। व्हीकल अकाउंट में किस साल का व्हीकल अकाउंट बनाना है, जून 2011 और जून 2000, तो ब्रॉड ऑन किस डेट को होगा,
1/7/2010, 1/7/2000। तो डेट वगैरह आपने लिखना है लाजमी, 1/7/2010 ब्रॉड ऑन। ये मेरा ब्रॉड ऑन है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ब्रॉड ऑन अच्छा है ही नहीं या ब्रॉड ऑन है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि ब्रॉड ऑन की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। अब हम देखेंगे ब्रॉड ऑन से लिंक्ड कोई चीज आपके पास है तो ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन हमारे पास है। अब देखिए ये जो आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन है 13,60,000, ये कितने सालों की डेप्रिसिएशन है? 1 साल की। अब मैंने आपसे कहा जिंदगी में अगर आपको कॉस्ट ना गिवन हो तो 100 लेट कर दिया, लेट कर लेते हैं 1/7/2009 100, इसकी 20% डेप्रिसिएशन होगी, इसका मैंने लिया 20%, कितना आ गया मेरे पास? बुक वैल्यू कितनी बच गई? 80। आपने मुझे बस ये बताना है 100 तो मैंने कॉस्ट लेट की, 20 क्या आई उसकी डेप्रिसिएशन, और 80 क्या आई बुक वैल्यू। आपने ये देखना होता है आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो कॉस्ट है, वो डेप्रिसिएशन है, या वो बुक वैल्यू है। आपके पास ये जो 13,60,000 गिवन है ये क्या है? ये है 1 साल की डेप्रिसिएशन, वो 1 साल की 13,60,000, इनमें तीनों में से क्या है? 100 है, 20 है या 80 है? 20 है। क्या है वो? तो मैं 13,60,000 को 20 पे डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मुझे कॉस्ट रिक्वायर्ड। अच्छा ये 100 वाला बेस्ट मेथड है या एक्स वाला भी होता है? एक्स लेट कर लो यानी कॉस्ट लेट एक्स। अब उसी एक्स को सिंपलीफाई करना शुरू कर दो तो उससे क्या होता है, सवाल उससे भी हल हो जाता है, हमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़े। तो कितनी कॉस्ट आ गई? 6800। इसको लिख देते हैं वर्किंग नंबर 1। सर वो 1 साल गुजर चुका है तो ब्रॉड डाउन 2010 1/7/2010 पे क्यों ले रहे हैं? उसने कहा लेजर इस दिन से स्टार्ट करो, पिछले साल का उसने हमसे लेजर नहीं पूछा। और आपको पता है कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, कॉस्ट इतनी होती है हर दफा उतनी रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई एडिशन या डिस्पोजल ना हो। ब्रॉड ऑन हमारे पास आ गया। अब उसने इस डाटा से हमने चीजें खुद देखनी है। क्या पहले साल 2010 के साल में कोई एसेट बेचा है? अगर कोई एसेट बेचा है कब बेचा और उसकी कॉस्ट कितनी है पता चल सकता है डिस्पोजल के लेजर से? डिस्पोजल के लेजर से हमें वो एसेट का सुराग मिल सकता है जो और ये हम कॉस्ट पे बना रहे हैं, बुक वैल्यू पे लेजर नहीं बना रहे। चले जी 14,20,000 वाला एसेट हमने 28 फरवरी 2011 को बेच दिया, तो क्या आएगा? डिस्पोजल 28 फेब 2011 14,20,000। ओके, फिर उसके बाद क्या इस डेट के अंदर कोई एडिशन भी है? इस डेट के अंदर कोई एडिशन भी है? 1 नवंबर 2010 को एक एडिशन है, 1 नवंबर 2010 को एक एडिशन है। 1 नवंबर 2010 कैश। क्या एडिशन की कॉस्ट है? नहीं। अगर इसकी एडिशन की मेरे पास कॉस्ट आ जाए तो मेरा 1 साल का लेजर पूरा हो जाएगा। क्या करूंगा मैं? इसका करूंगा टोटल, दोनों साइड पर सेम टोटल लिखूंगा और मैं यहां पर लिखूंगा 30 जून 11 कैरिडोन। अब प्रॉब्लम रह गया या तो मेरे पास कैरिडोन आ जाए या मेरे पास एडिशन आ। ये वो सवाल है जो मुश्किल समझे जाते हैं बच्चों को, ये मुश्किल होते नहीं है। अब सिंपल मैं ये सोचूंगा मेरे पास एडिशन से रिलेटेड या कैरिडोन से रिलेटेड कोई कॉस्ट, कोई डेप्रिसिएशन, कोई उसकी एक्यूमुलेटेड, कोई कुछ मेरे पास है या नहीं। अब किधर है?
अक्यूमुलेटेड डेप्शन का कैरिड ऑन है, मान लिया। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का कैरिड ऑन में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सुनिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे कोई एक चीज चाहिए बस, एडिशंस की कोई एक चीज, अगर वो मुझे मिल जाए, मेरा सवाल हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वैल्यू क्या है, ये क्या है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड कैसे करते हो आप? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का पैटर्न क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस डिस्पोजल, एडिशन, डिस्पोजल। आपके पास ब्रॉडन है, आपके पास डिस्पोजल है, उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड हो सकती है, टोटल डेप्रिसिएशन भी है। अगर मैं टोटल डेप्रिसिएशन में से ब्रॉडन की डेप्रिसिएशन भी निकाल दूं, डिस्पोजल की भी डेप्रिसिएशन निकाल दूं, तो मेरे पास जो रह जाएगी वो सिर्फ एडिशन की डेप्रिसिएशन रह जाएगी। और मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, मेरे पास कोई एक चीज आ जाए, मेरे पास उसकी बुक वैल्यू आ जाए, मेरे पास उसकी डेप्रिसिएशन आ जाए, मेरे पास उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए, मुझे कोई एक चीज मिल जाए, बात खत्म कर देते हैं। तो क्या डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डेप्रिसिएशन होता है? उन तीनों में से 2 चीजें हमें बताई हुई है, तीसरी चीज नहीं बताई हुई। तो हम क्या करेंगे, हम एडिशन ब्रॉडन की भी डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं, डिस्पोजल की भी डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन में से वो दोनों डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, तो हमारे पास जो बचेगी वो एडिशन की बचेगी, फिर हम वो परसेंटेज वाले गेम में चले जाएंगे। ठीक है, करते हैं जरा। आप बस ये मुझे बताएं कि हमारे पास जो फॉर्मेट है डेप्रिसिएशन का, बस वो आपको आना चाहिए। वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। पहले मैं सिर्फ फॉर्मेट लिखने लगा हूं, फिर उसके बाद करते हैं। पहला फॉर्मेट क्या है? ब्रॉडन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉडन की बुक वैल्यू लिखूंगा या कॉस्ट? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ब्रॉडन की बुक वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? 6800,000 कॉस्ट है और 1360000 अक्यूमुलेटेड एक्शन है। इस डेट की डेट भी लिख देता हूं, ताकि डेट लिखना ना तसल्ली रहती है। 1/7/2010, 6800,000 माइनस 13,60,000, 5440,000 माइनस, यहां पर मैंने ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस करनी है, सॉरी डिस्पोजल की किस दिन तक, जिस दिन बेचा या साल के शुरू तक? साल के शुरू। बस ये बात ख्याल रखनी होती है। यहां पर उस एसेट को खरीदा कब था, ये सारा है बताया हुआ है। वो कहता है 1/7/2009 को खरीदा था और बेचा कब था? 28 Feb 11 को। तो हमने लिख लेते हैं 1/7/2009 को खरीदा था 14,20,000 का, और 30 जून 2010 तक ये कितना डेप्रिशिएट हो गया? 20%। लो जरा 20% इसका, 284,000। इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 14,20,000 माइनस 284, 1136। ये हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है, ये है 1/7/2010 या 30 जून 2010 है? ये 1/7/10 ही है, तो 1136,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितनी अमाउंट आ गई? 860,800। फिर उसके बाद डिस्पोजल करते हो। डिस्पोजल की डेट क्या है? 28 Feb। अच्छा, ये तो हमारी पुरानी चीजें हैं। मैंने आपको पहले कहा था डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए ना आपको इधर उधर ना देखना पड़े, आप लोगों को खुद इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि कम से कम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के ऊपर इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपको बाकी सारे काम निपटाने के बाद जब ये करने लगो ना, तो आप कहो कि सवाल हमारा हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 20%, मल्टीप्लाइड बाय 8/154
अब एडिशन की भी सॉरी ब्रॉडन की भी आ गई डेप्शन, डिस्पोजल की भी है, और इसका टोटल भी है। और टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो उतना नहीं है, अगर दोनों को प्लस करके टोटल बराबर आ जाता है तो इसका मतलब एडिशन है ही नहीं। लेकिन टोटल डेप्शन कितनी है भला बताएं मुझे, जो टोटल आप प्लस करके निकालते। 1 2 3 6 1 2 3 6, इसका मतलब है जो बाकी डिफरेंस बचा है वो किसकी डेप्रिसिएशन होगी, वो एडिशन की होगी। लेकिन एडिशन हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई। कैसे, इन दोनों को इस टोटल में से माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो एडिशन की आएगी। बताओ जरा कितनी है। 2 2 4। अब मुझे इस डेप्रिसिएशन से ना उसकी कॉस्ट निकालने, मैं लेट कर लूंगा कि वो एसेट 1 नवंबर को खरीदा है। कब खरीदा है? 1 नवंबर 2010 को। 1 नवंबर 2010 को आपको पता है कितने का खरीदा है? 100 का। और 30 जून 2011 इसका 20% कितना टाइम बनता है? 8/12। कितनी डेप्शन आ गई? 13.3 को बजाय ना आपने मुझे फ्रैक्शन में बताया उसका आंसर 40/3। तो कोई इतराज तो नहीं है? 13.33 को मैंने 40/3 लिख दिया। अब मुझे बताएं ये 2,24,000 जो ये अमाउंट है ये 100 है, 40/3 है, ये उसको माइनस करने के बाद वाली ये 2,24,000 क्या चीज है भला? ये 8 महीनों की डेप्रिसिएशन है। और आपने 100 में से उस 8 महीनों की डेप्रिसिएशन क्या कह रहे हो? 40/3। तो 2,24,000 डिवाइड बाय 40/3 मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं समझ लगी? देखें 2,24,000, ये 2,24,000 समझ लगी? हमने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर हमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन बताई हुई थी और दो डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर सकते थे, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल और डिस्पोजल। एडिशन की कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं, एडिशन की कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं। तो हमने क्या किया, फिर इन दोनों को प्लस करके इस टोटल में से माइनस कर दिया। मेरे पास ये जो अमाउंट आई ये कंफर्म हो गया कि ये जो नया एसेट खरीदा है ना उसकी डेप्शन है। अब मुझे उसकी कॉस्ट चाहिए। अब मैंने कॉस्ट को 100 लेट कर लिया। ऐसे ही करते हैं ना, 100 का लिया 20% और उसका लिया 8/12 जैसे नॉर्मल डेप्शन लेते हैं। आंसर कितना आ गया? 40/3। और ओरिजिनल इसकी डेप्शन कितनी है? 2,24,000। अब गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय ये 2,24,000 डेप्रिसिएशन है 8 महीनों की, और 100 में से 8 महीनों की डेप्शन कितनी निकली? 40/3। उनको आपस में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से आएगा क्या? कॉस्ट, क्योंकि मैंने उसी कॉस्ट को तो 100 ऐड किया हुआ। वो बात क्लियर हुई? तो अब मैंने क्या करना है कि 2,24,000 डिवाइडेड बाय 40/3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मैंने 13.3 क्यों नहीं लिया? वो राउंड ऑफ की वजह से ना आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आना, फ्रैक्शन की वजह से अब एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो बताओ कितना आंसर आ गया? 1680,000 1680 तो कर सकते हैं। वो कैसे करना है? मैंने समझ कहा कि जी मेरे पास एक्स कॉस्ट है, जैसे मर्जी कर लो, एक्स कॉस्ट है। अब कॉस्ट समझ ली एक्स है, इसका क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 8 ये क्या चीज आएगी जो आंसर आएगा इसका? डेप्रिसिएशन। और वो कितनी है? 2,24,000। यहां से एक्स फाइंड कर लोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। वो देखिए आप खेलना है ना, 100 से खेल लो, एक्स के बाद एक ही है, आंसर पे कोई फर्क नहीं आना। हाँ जी, आपका आधा सवाल पूरा हो गया। आधा नहीं, पहले साल पे जो कुछ करना था एज इट इज दूसरे साल भी वही कुछ करना है। प्रॉब्लम बस ये है कि जो पहले साल पर हमने काम किया उसी पर टाइम लगना है जो लगना है, बाद में ट्रैक समझ लग गया तो सवाल कंप्लीट हो जाना है। तो 1680 इसका टोटल कर ले, 8480 और हमारा कैडन कितना आ गया? 7060 अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट 17/2011 ब्रॉड ऑन 7060 सेम काम आ गया है। अगले साल का भी डिस्पोजल हमें सवाल से मिल जाएगा,
अगले साल की भी डेप्रिसिएशन गिवन है और अगले साल का भी एडिशन नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे अगले साल के लिए, पहले देखते हैं अगले साल के डिस्पोजल की कॉस्ट, और ये चीजें आपको खुद से पता होनी चाहिए। जो एसेट मैंने बेचा वो डिस्पोजल की लेजर से उसकी मुझे कॉस्ट मिल सकती है। जो एसेट मैंने बेचा वो डिस्पोजल के लेजर से उसकी कॉस्ट मुझे मिल सकती, मिल गई। तो हमने लिखा डिस्पोजल, डेट क्या है उसकी 30 अप्रैल 2012 डिस्पोजल 12 लाख। अब एडिशन की डेट भी उसने बताई हुई है नीचे, सितंबर 2011 1 सितंबर है यार, 1/9/2011 कैश, लेकिन उसकी कॉस्ट का नहीं पता। फिर वही बात अगले साल का, क्योंकि आपको अक्यूमुलेटेड एक्शन का सारा लेजर गिवन है, अगले साल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अगले साल की भी है। फिर वही बात, हम एडिशन की भी डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं, हम डिस्पोजल की भी डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो टोटल में से दोनों डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो किसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी एडिशन की। फिर वो एडिशन की कॉस्ट को 100 लेट करेंगे, 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम पे डिवाइड करके गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। करो जरा ट्राई। डेप्रिसिएशन ये है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये है, आपको दूसरा साल चाहिए। और ये इस साल का ब्रॉडन भी गिवन है, बाकी आपके लेजर में सब कुछ मिल जाएगा जो आपने बनाया हुआ। चीटिंग करनी है, अच्छा आप अपने मोबाइल से भी इसको निकाल सकते हैं, सिर्फ इतना देखना है, ये वर्किंग भी देखनी है। मैंने कहा इतना देखना है, ये वर्किंग भी देखनी है। ये तो 4-5 वैल्यूज हैं, लिख दो। हो गया? अच्छा उनको भी समझ लगी जिनको नींद आ रही थी, तो वो तो सोने पे ज्यादा तवज्जो दे रहे थे ना।
सब करने का क्या हो गया? लेजर ही बनाना था बस, बाकी सब कुछ तो है। व्हीकल का लेजर बनाना ना बस। आंसर बताए। 282 सही है। 2820000 हाँ सही है। अच्छा, इसको अगर आप ना पॉइंट में लिखोगे तो फिर आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर आपने 50/3 आ रही थी ना ऑप्शन, तो 50/3 एज इट इज लिखोगे तो फिर आंसर ये 2820000 आएगा। अगर मैं साइज वाला करवा देता तो आपको वो आसान लगता। हाँ जी, शादी नहीं हो रहा, कहाँ से फंस गए हो? चलो देखो, इसकी वर्किंग देख लें। देखिए, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, एडिशन के लिए ना हमारे पास जो हिंट अवेलेबल। अच्छा, जो आपने जो कैरी ऑन वाली बात की थी ना,
कि हम कैरी डाउन फाइंड कर लेते हैं पहले। कैरी डाउन के लिए हम फाइंड तो कर लेते हैं कि कैरी डाउन की एक्यूमुलेटेड डेफिनेशन में गिवन है, हम कैरी डाउन के ऊपर, लेकिन कैरी डाउन में मसला होता है कि उसके अंदर ना जो एडिशन का और डिस्पोजल का जो टाइम है ना वो डिफरेंट होता है। अगर हम वो लेते ना तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाना था, क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाना था। सवाल तो हो जाता कहीं ना कहीं, लेकिन वो सवाल हमारा लेंथी हो जाता। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम वो तरीका इस्तेमाल करें जो थोड़ा शॉर्टकट भी हो। तो अगर सिंगल चीज की कोई हिंट गिवन हो ना एक चीज का, वो काम ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ, अगर वो ऑप्शन नहीं है या अवेलेबल नहीं है चीजें, तो फिर हम इस तरह से करेंगे। एक और तरीका कल हमने सीखना है, मतलब मंडे को, कि इक्वेशन लेजर और इक्वेशन एक ही चीज होता है। मतलब लेजर जो दरमियान में लाइन होती है ना, वो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होती है। तो जो अननोन हो उसको उसकी जगह एक्स लिख के आना। तो हम ये भी एक तरीका कल पढ़ेंगे कि कभी कभी इस तरह से भी हमें काम करना पड़ सकता है। तो वो इसमें भी हो सकता था, यानी वो इक्वेशन वाला मेथड वो थोड़ा लेंथी बन जाता है, लेकिन ये कि ऐसा पेपर जब कभी आपको कुछ ना समझ लग रही हो तो फिर उस तरीके पे बंदा चला जाता है, तो उससे ये होता है कि वो हर हाल में क्लियर हो जाता है। अगर मैं ये क्वेश्चन इस तरह से कुछ करता ना कि या एक्स की जगह क्या लिख देता, एक्स, और इसी हालत में इसको हल करके ना इस इक्वेशन को बराबर रखकर हल कर देता, तो मेरा एक्स का आंसर आ जाना था सॉल्व फॉर एक्स करके। यानी हम हल करते जाते ना, तो जहां जहां एडिशन आ रहा था वहां क्या आता जाता, एक्स आता जाता। और एंड पे जाकर क्या करते, ये जो हमारा कैरी डाउन आ रहा होता इसके अंदर भी कोई एक्स की इन्वॉल्वमेंट होती, तो हम क्या करते 6800,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1420 प्लस ये जो भी आंसर आ रहा होता एक्स फॉर्म में, दोनों को बराबर रख देते, सॉल्व फॉर एक्स करते, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती, तो वहां यहां पर लिख देते। तो ये कल तरीका पढ़ेंगे, इस सवाल के ऊपर अप्लाई नहीं करना, वो दूसरे सवाल के ऊपर अप्लाई करेंगे। मतलब जब आपके लेजर में कोई चीज नहीं गिवन तो उसको एक्सलेक्ट किया जा सकता है, जैसे हम मैथ में करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम 100 वाला एक तरीका होता है और एक एक्स वाला तरीका होता है। अब हमने यहां पर देखा कि हमें क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है, और उस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर से रिलेटेड दो बातें हैं, तीसरी बात मिसिंग है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला टारगेट क्या होता है, ब्रॉड ऑन माइनस 1711, मुझे ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू चाहिए। तो जो आपके पास ये गिवन है, ये है ब्रॉड ऑन की कॉस्ट, ऐसा ही है। और यहां पर अगर आप देखें तो 1711 की ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। टू 160,000, क्योंकि हमने तो वही वैल्यू लेनी है ना जो पिछले साल का कैड था, अगले साल का। तो आपने क्या करना है, 7,060,000 में से माइनस क्या करना है, 2160,800। तो सेम डेट का डाटा लेना है ना, तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी बुक वैल्यू। कितनी आई बुक वैल्यू, 489,999,200 माइनस हमें चाहिए जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू। जो हमने एसेट बेचा है वो ये बाद में कर लेना, सारा बाद में सुन लेना। जो एसेट बेचा है वो 12 लाख का था, ऐसा ही है, और 179 को खरीदा था। इसका मतलब है 20% तो पहले इसकी डेप्शन आएगी 2 लाख, बाकी कितना बच गया 9600,000 या 960,000। फिर इसका 20% लिया, तो ये बात पता है ना, या भी ये भी साथ साथ लिखता जाऊं। हाँ, कितना आ गया 960,000 का 192, कितनी बुक वैल्यू आ गई 768,000 माइनस 768,000 मल्टीप्लायर बाय 20%, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 826,240।
डिस्पोजल 768,000 multiplied by 20% multiplied by 10 by 12 1280,000 और टोटल डेप्रिसिएशन भी हमारे पास है 1424 अब अगर मैं इस टोटल डेप्रिसिएशन में से ये दो डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन बच जाएगी वो एडिशन वाली डेप्रिसिएशन होगी। वो कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है एडिशन की? बैलेंस का मतलब है हमने फाइंड की है 470,000। अब ये मेरे पास एडिशन की डेप्रिसिएशन आ गई और मुझे एडिशन की चाहिए कॉस्ट। हमें कोई एक वैल्यू चाहिए होती है, वो एक चीज वैल्यू मिल गई हमें एडिशन की। हमने लेट कर लिया 100, किस डेट को खरीदा था वो एसेट? 1911 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 12 और यही वैल्यू मुझे चाहिए। ये वैल्यू बेसिकली 4,70,000 है। तो अब मैं क्या करूंगा, 4,70,000 को 50/3 पे डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2820। सेम वही स्ट्रक्चर दोबारा सेलेक्ट करना था 2820। हाँ जी, कितना टोटल आ गया? 988,000 तो 30th June 2013 कैरिड ऑन 868। ये हमारा ओवरऑल देखिए तो सवाल के अंदर सिर्फ एक चीज थी। ये 13 नंबर का सवाल है तो जो करने पे टाइम इतना नहीं लगना था जितना सोचने पे लगता होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ऐसा होता है कि जब आपको सवाल समझ लग जाता है, अगर एक सवाल 10 नंबर का है ना, 18 मिनट का अगर सवाल है तो 10 मिनट सोचने में लगते हैं और 4 मिनट करने में लगते हैं। ये ओके है? मैं अलग अलग वर्किंग दिखा दे तो ये एक वर्किंग है, ये आपका सॉल्यूशन है और ये दूसरी वर्किंग है। ये दूसरी, पहले वाली वर्किंग ये है और वर्किंग नंबर 2। ठीक है, फिर कल क्वेश्चन नंबर 27 और 40 आप करके आए।